This entire rank 2, has it sunk in? Do you feel it is surreal? सपना जैसा तो नहीं लग रहा है? बस अपने जैसे तो लग ही रहा है। यानी कि कल जब मैं रिजल्ट 1 बजे करीब आया था, मैं सो रहा था उस टाइम पे, मेरी मम्मी मेरे पास आई और मेरे को बोलती हैं कि तुम्हारी AR2 आई है। सो आई वाज लाइक ये नहीं हो सकता है, आप मजाक कर रहे हो। उनका एक ड्रीम था मेरे फादर का कि मैं डॉक्टर बनूं। सो उनके ड्रीम को फॉलो करना था मेरे को, और मेरा भी खुद का ड्रीम था। मुझे याद है कि तुम एक दिन IPL मैच भी देखते पाए गए थे, तो so what was like? मैं आधा एक घंटा अलग अलग टाइप ऑफ स्पोर्ट्स खेलता था, जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। पूरे दिन भर की जो हेक्टिक शेड्यूल है उसके बाद दिल माइंड को फ्रेश कर देता था। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। है नादान न घबरा परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सीरीज चैंपियंस ऑफ आकाश। आई एम जीन थॉमस जॉन एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी होस्टिंग दिस प्रोग्राम टुडे with one of our champions, Utkarsh Awadhia, who scored All India Rank 2 in NEET 2025, जिसका रिजल्ट कल पब्लिश हुआ। AIR2, सबसे पहले तो ये पूछूंगा मैं तुमसे कि नींद आई कि नहीं आई रात को? तब मेरे को तो कल रात को बहुत अच्छी नींद आई। इट वॉज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल नींद ऑफ माई एंटायर लाइफ। कि मेरी मम्मी को इतनी अच्छी नींद नहीं आई। शी वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। शी वोक अप अर्ली लाइक 4 AM में। आज वो उठ गई थी जल्दी से, और वो सुबह से न्यूज़पेपर वगैरह ही देख रही थी, और वो मेरी फोटो ही देखे जाए। So I think yesterday was a big event and a lot of press had come. तो मुझे लगता है कि this entire rank 2, has it sunk in? Do you feel it is surreal? सपना जैसा तो नहीं लग रहा है? बस अपने जैसे तो लग ही रहा है। यानी कि कल जब मैं रिजल्ट 1 बजे करीब आया था, मैं सो रहा था उस टाइम पे, मेरी मम्मी मेरे पास आई और मेरे को बोलती हैं कि तुम्हारी AR2 आई है। सो आई वाज लाइक ये नहीं हो सकता है, आप मजाक कर रहे हो। बट लेकिन जब मैंने उसे वापस चेक करा कि AR2 आई है, तो उस समय तो मेरे को ये रियलाइज ही नहीं हो रहा था इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे हो गया है क्या। क्योंकि जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे थे, सो आई वॉज गेटिंग 682 मार्क्स। सो आई वॉज थिंकिंग लाइक मेरे को अंडर 100 आ जाएगी, अंडर 50 भी आ जाएगी। लेकिन AIR2 का मैंने कभी नहीं सोचा था। सो AIR2 की जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा सरियल थी, सपने जैसा ही लग रहा था। और कल तो पूरे दिन समझ में ही नहीं आया कि सही में AIR2 आप भी गई है कि नहीं। आज अब अगले दिन थोड़ा ऐसा फीलिंग आ रही है कि रियली बहुत ही बड़ा, और जो मैग्नीट्यूड अचीवमेंट का बहुत बड़ा है। ग्रेट, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर 4 मई को जब आपने मुझे नीट एग्जाम के तुरंत बाद मैंने आपसे बात की थी, आपका कॉल आया था। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड वाज कि सर द पेपर वाज वेरी टफ, और फिजिक्स में मेरे 3-4 सवाल छूट गए। और उस दिन से और आज हम वापस एक संडे में बैठे हैं, और आज के संडे में रैंक आ चुकी है। तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल फीलिंग, राइट? सो कमिंग मूविंग ऑन, थोड़ा सा उत्कर्ष के बारे में जानना चाहेंगे हम, क्योंकि मैं तो खैर लकी था, मैं 2 साल आपके साथ रहा। वी हैड अ गुड टाइम स्पेंडिंग टुगेदर, बट द फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल हु आर वाचिंग, स्पेशली दोस यंग एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वी वांट दैट कि आज के सेशन में यू विल ट्राई एंड गिव देम सम इनपुट्स। तो सबसे पहले आई जस्ट वांटेड टू नो, मैंने आपका नाम जो है उत्कर्ष, उस पे थोड़ी सी रिसर्च करी एंड आई फाउंड दैट दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड, संस्कृत वर्ड उत एंड कर्ष। सो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वर्ड्स। तो उत का मतलब होता है अप, और कर्ष मतलब पुल। सो यू ट्राइंग टू पुल योरसेल्फ अप। तो आपने भी एक विषम परिस्थिति से अपने आप को पुल किया है, और एक अकम्पलिशमेंट की तरफ बढ़े हो आप। सो what do you want to say about this? And if possible, try to explain Utkarsh as a person in one line to me. Describing Utkarsh in a line, so I would like to throw in some adjectives I should feel. So एक एडजेक्टिव तो मेरे को डिस्क्राइब करने के लिए होगा फ्रेंडली। आई मीन आई एम वेरी फ्रेंडली। आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी यू नो वांट टू मेक फ्रेंड्स विद अदर पीपल। फिर उसके बाद मैं would like to describe two, like I should say antonyms to describe myself. So that would be hardworking as well as lazy. You might be thinking, what is this? How can he be hardworking as well as lazy? Correct. So I am lazy in the sense कि जो हार्ड वर्क की शुरुआत करने में जो रेजिस्टेंस फील होता है, वो मेरे को शुरू में रेजिस्टेंस फील होता है। जैसे बिस्तर में सुबह सुबह अगर 6 बजे उठना है, तो वो एक रेजिस्टेंस फील होता है। लेकिन जब एक बार उठ जाओ और एक बार उस फ्लो स्टेट में चले जाओ, तो आई Correct. कैन डू हार्ड वर्क ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक इनर्शिया है तुम्हारा जिसको ब्रेक करना है। So that I am trying to change about myself, but still that I should describe myself in that way. And another adjective would be to describe myself, I should guess
Ambivert. Ambivert, yeah. Ambivert is very, very true for myself. I mean, some people might not know what an ambivert is, so मैं थोड़े से शब्दों में डिस्क्राइब कर देता हूँ. Ambivert एक वो पर्सन होता है जो इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है. तो सम पीपल सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है. सो मैं नॉर्मली अगर कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है और मैं लोगों को नहीं जानता हूँ, तो आई वुड बी इंट्रोवर्ट. मैं ज़्यादा बात करने जाऊँगा नहीं. लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा भी रिलेटेड, वो मेरा पर्सन है, तो मैं उससे बहुत अच्छे से बात करूंगा. और व्हेन द सिचुएशंस कम, सो आई कैन लाइक टॉक वेरी मच. सो इन दैट वो एम्बिवर्ट. आई जस्ट वांट टू इंटरसेक्ट. मैं जानता हूँ क्लास में आई हैव सीन यू, मतलब आई हैव नेवर सीन यू स्पीक. और जिस तरह से तुम फोकस्ड क्लास में बैठे थे, और कल जब प्रेस आए लोग इतने सारे इंटरव्यू लेना, द वे देन द कॉन्फिडेंस विद व्हिच यू स्पीकिंग, तो दैट वाज रियली कमेंडेबल. मैं खुद सरप्राइज था कल वो देखकर. सो दैट्स वंडरफुल दैट यू हैव बीन एबल टू एडजस्ट टू सर्कमस्टेंसेस, और आपने अपने आप को ढाल लेते हो सिचुएशन के हिसाब से. ये बहुत जरूरी है लाइफ में. थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एंड वी वुड वांट टू नो अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड. कौन कौन है घर में, कैसा माहौल था घर का, एंड व्हाट इज द एंटायर स्टोरी? सो हमारी एक 4 लोगों की फैमिली है. उसमें हमारे फादर है, मेरी मदर है, मेरा एक छोटा भाई है और एक मैं हूँ. तो मेरे फादर मिस्टर आलोक अवधिया है, वो HDFC बैंक में ब्रांच मैनेजर है. मेरी मदर हाउसवाइफ है, लेकिन वो घर का सबसे ज़्यादा मेहनत मेहनती है. वही सब चीज़ें हमारी संभालती हैं. सो उनको तो बहुत ज़्यादा इन्हीं की श्रेय देना ही चाहिए इसका. फिर उसके बाद में अगर अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बात करूँ, तो मैं पैदा इंदौर में हुआ था, बट एज यू नो माई फादर वर्क्स इन HDFC बैंक. बैंक में ट्रांसफ़र रेगुलरली होते रहते हैं. तो उसी के कारण बचपन से ही मेरा पापा का जो ट्रांसफ़र है, हर 3-4 साल में होता रहता था रेगुलरली. तो रेगुलरली पहले हम लोग इंदौर में थे, उसके बाद हम सिवनी, फिर कटनी, फिर इंदौर वापस. लेकिन लास्ट 10 ईयर्स से मैं इंदौर में ही रह रहा हूँ. वेरी गुड. तो थोड़ा सा बचपन की बात करूं तो आप स्कूल में शुरू से टॉप करते थे, ऐसा कुछ था कि मैं हमेशा फर्स्ट आता था, या ये बाद में आके स्टार्ट हुआ सिलसिला? स्कूल में मैं टॉप तो नहीं आया, आई शुड से कि मैं स्कूल में सेकंड थर्ड रहता था, कभी टॉप भी कर लेता था. तो आई वाज लाइक अ टॉपर, बट नॉट इन वेरी लाइक दिस काइंड ऑफ टॉपर. आई वाज नॉट लाइक गेटिंग एयर टू नो वन एक्सपेक्ट. तो तब तो कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से जाना, लेकिन आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो ये मन में ख्याल आया होगा कि दिस इज द टाइम कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, वो वाइट एप्रन पहनना है. ये थॉट कब आया? सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, उनका एक ड्रीम था कि मेरे फादर डॉक्टर बन सके. बट फॉर सम रीज़न और अदर ही वॉज नॉट एबल टू बिकम अ डॉक्टर. सो उनका एक ड्रीम था मेरे फादर का कि मैं डॉक्टर बनूं. सो उनके ड्रीम को फॉलो करना था मेरे को, और मेरा भी खुद का ड्रीम था. और भी बहुत से रीज़न थे, जैसे कि आपको पता ही है ह्यूमन बॉडी जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है. और इस कॉम्प्लेक्स मशीन को अभी तक पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट भी अच्छे से नहीं समझ पाए. तो इस मशीनरी को समझना, ये मेरी क्यूरियोसिटी को एक तरीके से बहुत ज़्यादा टैप करता था. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था. एंड द थर्ड एंड द लास्ट रीज़न, हम जो भी लोग हैं, इस जनरेशन के जो लोग हैं जिन्होंने कोविड को देखा है, इस पेंडेमिक को देखा है, इस पेंडेमिक में हम समझ गए थे जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है एक बहुत ही बढ़िया और नोबल प्रोफेशन है. तो इस फील्ड में जाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी. सो मतलब द टिपिंग पॉइंट और रादर द चेंज, वो जो पॉइंट था वो कोविड था एक तरह से, जिसके बाद आपने सोचा कि नहीं, मुझे वाकई में इसी को अपना प्रोफेशन बनाना है. So like my interest was constantly here. After COVID, it was just tipped over. Okay. सो आपने जब आप कोविड चल रहा था तब आप शायद क्लास 8th में थे? Yeah, I was in class 8th, 9th. 8 और 9th में थे. और व्हेन डिड यू जॉइन आकाश? So I joined Akash in class 10. So I came to know about Akash after I think a newspaper ad. I saw an ad of the ANTHE examination, which is very very famous, I think. हाँ. So मैंने ANTHE का एग्जामिनेशन दिया था क्लास 10th में. और 9th 10th में मैंने जैसे आपको बताया कि मैं स्कूल में थोड़ा ब्राइट था, सेकंड थर्ड रैंक आती रहती थी. तो जब मैंने ANTHE का एग्जामिनेशन दिया था, तो आई गॉट लाइक AIR ऑफ अंडर 300 और समथिंग. वेरी गुड. thousands of students sit, in fact lakhs of students sit for the exam. Yeah. So वहाँ पे आप अंडर 300 रैंक स्कोर किए. अंडर 300 रैंक के बाद मेरे को उसमें आकाश में 100% स्कॉलरशिप मिली गई थी. तो उस कारण से मैंने आकाश को ज्वाइन करा. You joined आकाश गीता भवन ब्रांच. या आकाश गीता वन ब्रांच इन इंदौर. ओके ओके. एंड फिर आकाश का सफर आपका स्टार्ट हुआ क्लास 10th में. तब 10th में आपको नीट लेना था सोचा था, लेकिन 10th की आपने नॉर्मल परीक्षा की. मैथ्स में भी आप इंटरेस्टेड थे शायद, बिकॉज IOQM की आप तैयारी 10th में कर रहे थे. या सो जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो JEE और नीट फोकस पढ़ाई करना 6-7 क्लास से भी शुरू कर देते हैं. तो मेरे लिए जो 10 से मैंने शुरुआत करी होगी, तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसमें लेट हो गया था. मेरे को भी उस टाइम ऐसा लगता था.
लेकिन अब इतनी अच्छी एआर आ गई है तो अब तो क्या ही बात है। फिर उस समय 10th क्लास में बहुत से बच्चे IOQM NSC जैसे बहुत से ओलंपियाड्स की तैयारी करते थे, और बच्चे 9th और 8th क्लास से इसकी तैयारी शुरू कर देते थे। तो मैं उन ओलंपियाड्स के लिए थोड़ा लेट हो चुका था, क्योंकि NSCGS जो ओलंपियाड है उसकी जो एज लिमिट है उसको मैं क्रॉस कर चुका था, उसे सिर्फ 9 तक के बच्चे ही दे सकते हैं। सो 10th में मेरे पास तैयारी करने के लिए फिर IOQM ओलंपियाड ही था, तो मैंने मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी करी। मैथ्स भी मेरे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था, क्योंकि पूरी दुनिया की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज इज मैथ्स। तो Absolutely. So मतलब maths fascinated you and you prepared for IOQM. I think 10th में IOQM qualify किया आपने? 10th में आई मिस बाय लाइक जस्ट 2 और 3 मार्क्स है। Okay, but you didn't lose your, कहते हैं ना उस समय आपने हार नहीं मानी. Okay, and then 11th में you moved on to take up biology, right? And you joined our 11th 12th NEET integrated program. Yeah. Okay. So अब जैसे आपने join किया and you were selected in a very good batch, you know, Center of Excellence batch, and then you were working in that batch. तो आपने इसमें ये जो सफर रहा उस दौरान आपने जो पढ़ाई करी, यहाँ पे फोकस पढ़ाई हुई आपकी, उसके कुछ हाइलाइट्स बताइए, क्या होता था, कैसा दिन जाता था आपका, क्या कैसी पढ़ाई होती थी, आपके सर्कल जो था कैसा मिला आपको? हाँ, वो सब बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे सर ने बताया COE बैच के बारे में, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बैच के बारे में। तो इस बैच के बारे के लिए मेरे को सबसे पहले मेरे 10th क्लास के आकाश के फिजिक्स टीचर ने बताया था। और ये जो मेरे 10th क्लास के आकाश के फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने ही सबसे पहले मेरे लिए, मेरे मन में जो फिजिक्स की एक फैसिनेशन थी वो क्रिएट करी थी। तो उन्हीं कारण आई थिंक उन्होंने जो इतने अच्छे से मेरे को जो फिजिक्स पढ़ाई थी उसी कारण आई वॉज एबल टू गेट इनटू द COE बैच। नाउ गेटिंग इनटू योर क्वेश्चन, आपने जो पूछा कि मेरा शेड्यूल कैसा रहता था, तो मेरी नॉर्म में यानी कि आई वाज अर्ली बर्ड। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली एट 6, 5:30, 6:30। आई यूज्ड टू स्लीप आल्सो अर्ली अबाउट 10 और 10:30। 10 उस समय मैं यानी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेता था। सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट इसको देख रहे हैं, 7 से 8 घंटे नींद तुमको लेनी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बच्चे तो मुझे बोलते हैं सर हम 5 घंटे सो रहे 4 घंटे. आई थिंक दैट इज दैट्स नॉट अ करेक्ट थिंग, राइट? Yeah. Your productivity will decrease drastically if you're sleeping like 4 to 5 hours. So Yes. please sleep at least 7 to 8 hours. ग्रेट ग्रेट, हम्म। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग. और आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया 11th में, दैट यू नो स्टेइंग इन इंदौर इटसेल्फ. आपने अपना घर छोड़ा, कहते हैं ना घर छोड़कर आप हॉस्टल की तरफ गए और आपने एक हॉस्टल में अपने आप को एनरोल किया, हॉस्टल में रहकर आपने पढ़ाई करी. तो ऐसा क्या था, कहीं आपने वो बात तो नहीं सुनी थी जिम रॉन की यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद? तो ऐसा तो नहीं था मन में कि मेरे को एक अच्छी कंपनी मिलेगी? क्या था, व्हाट वाज द ड्राइविंग पॉइंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि बहुत से बच्चों को पता होगा जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, घर पे आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके यंगर ब्रदर्स होते हैं, रिलेटिव्स भी रेगुलरली आते रहते हैं। सो जितना भी ट्राई कर लिया जाए, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन तो होते ही हैं। तो उनको मिनिमाइज, एकदम मिनिमाइज करने के लिए आई चूज दैट हॉस्टल्स। और हॉस्टल्स में रहना बहुत एक अच्छा डिसीजन था, जो एट द एंड रीप करा, जो फ्रूट मिला मेरे को, इसके अच्छी रैंक आई। फिर लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये जो हॉस्टल में मैं आया, हॉस्टल में आके सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं थे। हॉस्टल में आके जो मेरे को कंपनी मिली, जो मैंने फ्रेंड्स बनाए, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद करी। मैं फिजिक्स में अच्छा था, कोई बायोलॉजी में अच्छा था, कोई केमिस्ट्री में अच्छा था। सो हम सब आपस में गिव और टेक रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे की मदद करते थे, और आपस में हम लोगों ने बहुत मेहनत करके सबने अच्छी रैंक हासिल करी। और क्योंकि घर पास में ही था तो आप हमेशा मम्मी का और पापा का जो मतलब प्यार है वो भी मैं इसलिए करते थे, मम्मी का खाना भी मिल जाता था बीच बीच में, आप घर भी चले जाते थे? या रेगुलरली मेरे मम्मी पापा हर 2 हफ्ते में आते थे, मैं भाई हर 2 महीने में घर चले जाता था। करेक्ट. तो मुझे याद है मैं भी कई बार आपके हॉस्टल में आया हूँ और रात को डिनर टेबल पे आप लोग रामायण देखते थे सारे बच्चे मिलके. या थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वाज इट लाइक बट दैट वाज योर अनवाइंड पॉइंट, वो टाइम था जब आप लोग थोड़ा सा अनवाइंड करते थे? तो हॉस्टल की जो डिनर टेबल होती है ना, एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। यानी कि जो बच्चे अभी हॉस्टल में नहीं गए हैं और अभी मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि मेडिकल कॉलेज में जो डिनर टेबल होती है उसमें ऐसी ऐसी कॉन्वर्जेशंस होती हैं, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि तुम लाइफ टाइम यानी कि याद रखोगे। सो डिनर टेबल इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस इन हॉस्टल। फिर वहाँ पे हम लोग रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करते थे, और उन इंटरेक्शंस का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हमारे जो सीनियर्स थे उनकी भी बहुत अच्छी रैंक आई थी, और वो हमें ऐसी ऐसी वैल्यू सिखाते थे जो हमको इस नीट की जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ग्रेट. एंड आई ऑल्सो कॉट यू वंस, मतलब मुझे याद है तुम एक दिन आईपीएल मैच भी देखते पाए गए थे, तो यू डिडंट हैव अ स्मार्टफोन, राइट? या तो बट यू हैड अ टैब. या हाँ.
सो व्हाट वाज लाइक कि थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे, क्योंकि तुम रेगुलर स्मार्टफोन पे तो नहीं थे, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह। नहीं। सो ऐसा था कि हमारी जो दिन भर की क्लासेस होती थी 6-7 घंटे की क्लासेस के बाद जब मैं शाम को 6-6:30 बजे वापस आता था, उसके बाद मैं आधा एक घंटा अलग अलग टाइप ऑफ स्पोर्ट्स खेलता था, जैसे कि बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट। फिर दोस्तों के साथ इधर उधर बातें कर ली, थोड़ा बहुत बाहर वॉक करने चले गए, और फिर इसी तरीके से मैं थोड़ा पूरे दिन भर की जो हेक्टिक शेड्यूल है उसके बाद दिल माइंड को फ्रेश कर देता था, ताकि आगे के जो 2-3 घंटे मैं पढ़ाई करूँ, यानी कि 7 से 9 या 7 से 10 जो मैं पढ़ाई करूँ, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली कर पाऊँ, और जो अपनी मेहनत कर रहा हूँ उसको स्मार्टली एक डायरेक्शन में पुश कर सकूँ। फिर उसके बाद तो दैट इज मतलब तो एक तरह से वो आपका एक अनवाइंडिंग स्पेस होता था, क्योंकि वो टाइम को आप उसमें फिर जैसे मिक्स नहीं करना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तब पूरी तरह से पढ़ाई, हाँ, और एंटरटेनमेंट में तो पूरी तरह से हाँ, एंटरटेनमेंट, दैट डिस्टिंक्शन वाज वेरी क्लियर। या तो वो तुम हमेशा मेंटेन करते थे। तुमने इस पूरी जर्नी में, इफ आई एम राइट, यू आल्सो क्लियर्ड अ लॉट ऑफ ओलंपियाड एग्जाम्स, या राइट? सो आई थिंक इन क्लास 11th you qualified IOQA, that is a एनपी, NSEA, right? NSEA and IOQMU, और both you qualified these two exams, और साथ में IOQB भी आपने क्वालिफाई किया, and you also qualified for the OCSC camp in class 11th itself, और उसके बाद 12th में जाके NSEP NSEC भी आपने क्वालिफाई किया और वापस OCSC कैंप गए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या, व्हाट वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस इन दीज कैंप्स, वहां जाकर आपको कैसा फील हुआ, और इन ओलंपियाड एग्जाम्स को निकालने से हाउ डिड दैट हेल्प इन नीट एग्जाम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओलंपियाड्स जो थे, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड था, इस साल का नीट का पेपर आपको पता ही है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स तो वाज ऑन नेक्स्ट लेवल, केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो इस इतने डिफिकल्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए जो फिजिक्स का लेवल था बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड था। मेरा वो अच्छी प्रिपरेशन थी, और उस प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा कारण था एनएससीपी। मैंने क्लास 11th में भी एनएससीपी में अच्छे मार्क्स लाए थे, और क्लास 12th में तो एनएससीपी क्वालिफाई भी किया था और आईएनपीएचओ भी लिखा था। So this was like a very big turning point for me for getting like AIR 2, because in this paper the physics was the like a tiebreaker. So who got more marks in physics was like getting the better rank. बेटर रैंक, ग्रेट। तो वो आपको मतलब वो आपको लगा कि आकाश में जो उस समय हम आईआईटी के भी प्रॉब्लम्स नीट के बच्चों को करा रहे थे, हाँ, तो दैट डिडंट गो इन वेन, राइट? या सो वो आपको मेहनत मुझे लगता है काम आ गई, क्योंकि आपको आई थिंक मुझे लगता है कि आईआईटी जेई मेंस के भी मॉड्यूल सभी बच्चे ने नीट के बच्चों ने किए थे, और एडवांस के भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको लगातार करा रहे थे केमिस्ट्री और फिजिक्स में। सो एक और खास बात जो मैं देख रहा था आपके पूरी जर्नी में कि क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर मेंटरशिप हम वी हैड टू एनालाइज योर रिजल्ट्स, तो मैंने ये देखा कि जो साल भर टेस्ट हुए, इनफैक्ट रादर 2 साल तक जो टेस्ट हुए आकाश में, उसमें फोर्टनाइटली टेस्ट हुआ, राइट? जो जो आपके हर फोर्टनाइटली में होता था, तो आई थिंक करीब 24 फोर्टनाइटली टेस्ट हुए होंगे। हाँ, इनमें आपका एवरेज करीब 708 का आया। ये बहुत कमेंडेबल बात है कि आपने करीब 24 टेस्टों में 708 का एवरेज मेंटेन किया। आपने क्यूमुलेटिव टेस्ट, जो हर 3 फोर्टनाइटली टेस्ट के बाद हम एक क्यूमुलेटिव टेस्ट लेते थे उन तीनों टेस्ट का, उसमें भी आपने करीब 712 का एवरेज मेंटेन किया। और जो आकाश की सबसे कवेटेड एग्जाम है, आकाश ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज AIATS, और उसके अंदर 2 साल के अंदर मैं तुम्हारा एवरेज देख रहा हूँ 25 टेस्टों में 715 का एवरेज है। आई थिंक मैंने बहुत कम बच्चों को अभी तक अपने करियर में 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत कम बच्चों को देखा है 715 का एवरेज कट करते। तो ये कंसिस्टेंसी का राज क्या था? हाउ आर यू एबल टू गेट कंसिस्टेंटली सच गुड स्कोर्स? सो इस कंसिस्टेंसी का एक बहुत बड़ा जो रीज़न था कि बहुत से जो बच्चे होते हैं वो नीट के इस वास्ट सिलेबस को, यानी कि 100+ चैप्टर्स है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको देख के घबरा जाते हैं। उससे इतना बड़ा सिलेबस 2 साल के टाइम पीरियड में हम कैसे कवर करेंगे? बट मेरा जो एम होता था कि हमारे जितने भी हर 2 हफ्ते में या हर महीने में जो टेस्ट हो रहे हैं, उस टेस्ट के सिलेबस को देखना, और उन 2 हफ्ते के टाइम पीरियड में उस सिलेबस की ऐसी मास्टरी कर लेना कि उस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें मैं फंबल ना हूँ, उसको मैं हर सही तरीके से कर पाऊँ, कोई सिली मिस्टेक ना करूँ, ओएमआर मिस्टेक ना करूँ, और एकदम उसमें मास्टरी पा लूँ। यही मेरा एक एम होता था। मैं हर टेस्ट टू टेस्ट चलता था, क्योंकि ये जो नीट की जर्नी है बहुत लंबी जर्नी है। इट्स लाइक अ मैराथन 22 किलोमीटर्स की। तो तुम ऐसा नहीं है कि पूरे आगे तक लास्ट तक बस देख लोगे कि इतने दूर है और बस डिसहार्टन हो जाओगे। तुम्हें हर माइलस्टोन टू माइलस्टोन चलना पड़ेगा, हर छोटे-छोटे जो माइलस्टोन है उनको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। जो उस माइलस्टोन में अगर पहुँचते वक़्त तुमसे कोई गलती हुई है, उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा और अगले माइलस्टोन तक उसको सुधार के उसको सही करना पड़ेगा। तो यही मेरा एम हुआ करता था कि जो टेस्ट आ रहा है उसको ऐसे फ़ोकस से दूँ कि ये मेरा नीट का एग्ज़ाम है। ऐसे सोचूँ कि ये नीट का एग्ज़ाम है, इसको तो मेरे को फोड़ना ही है,
और ऐसे ही मैंने अपनी नीट वो हम कहते हैं ना, जैसे हर टेस्ट के पहले भी जैसे आप तैयार होके जाते हो पूजा करके, टीका लगा के और बकायदा मीठे दही खा के जाओ ना, तो उस तरह का एक प्रिपरेशन मेंटली भी होना चाहिए हर टेस्ट को उसी एटीट्यूड के साथ देना है। तो ये कंसिस्टेंसी तो थी। अब सडनली अब आया अपना 4 मई, राइट, 4 मई का एग्जाम का डेट। हाँ। और उस दिन सुबह तो नीट डे जो था आपका, आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई होगी कि इसको मैं पहले करूंगा। तो जैसे जस्ट वॉक मी थ्रू दैट डे कि उस दिन नीट 2025 का जब 4 मई का दिन था, संडे सुबह, हाउ वाज योर डे, कैसे गया और आपको फिर क्या क्या उस दिन एक्सपीरियंस किया, बिकॉज दैट इज वेरी यूजुअल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू नो। तो नीट के जो डे था फुल ऑफ अप्स एंड डाउन था, अप्स थोड़े कम से डाउन थोड़े ज्यादा ही थे। ग्रेट। तो सुबह सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठा, आई मीन 7-8 बजे उठा था, नहीं नॉर्मली जितना मैं उठता था उससे थोड़ा सा लेट था, लेकिन तब भी बाकी लोगों के कंपेरिजन में थोड़ा जल्दी था। 7-8 बजे मैं उठा, मैं अच्छे से तैयार हुआ। उस टाइम मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा बहुत खाया। थोड़ा खा के मेरे को थोड़ी वॉमिटिंग से भी हुई, थोड़ी अब अनईजी सा फील हो रहा था कि नीट का एग्जाम बहुत पास आ रहा था। फिर उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ मैं पहुँचा तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, स्कॉचिंग हीट थी। लेकिन मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था। जैसे मेरे कुछ दोस्त थे वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन मैं इसके लिए प्रिपेयर था, क्योंकि आकाश ने मेरे 2-3 ऐसे टेस्ट कराए थे जो अलग अलग सेंटर्स में थे, जहाँ पे ऐसी सिमिलर फैसिलिटीज़ थी। बहुत ज़्यादा गर्मी में हमको बैठा के रखा था, तो इट वॉज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। फिर उसके बाद जब मैं लाइन में लगा, तो मैंने 1-2 लोगों से थोड़ी बहुत बातें करी कि कैसा क्या चल रहा है। सो इट लाइक ईज माई माइंड ऑफ। फिर उसके बाद मैं वहाँ जाके बैठा अपनी चेयर पे जब मैं बैठा तो मैं घड़ी को ही टिक 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 देख रहा था। तो वहाँ पे वॉल क्लॉक थी उस रूम में आज? और द सेंटर वो, कई बार उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ मैंने ध्यान रखा था वो। ठीक है, फिर? फिर उसके बाद टिक 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 मैं देखे जा रहा था। फिर मेरे जो इन्विजिलेटर थे वो बहुत ज़्यादा नाइस थे, यानी कि वो किसी को भी बेमतलब पर डांट नहीं रहे थे और बहुत अच्छे से सबसे बात कर रहे थे। सेंटर भी बहुत अच्छा था, पंखे वगैरह अच्छे चल रहे थे, लाइट वगैरह उस टाइम तो थी। फिर उसके बाद हमको पेपर दिया गया। मैंने सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करा। और बायोलॉजी इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस तो पढ़े ही होंगे सबसे अरे पहले। इंस्ट्रक्शन तो पढ़ रही हूँ कि इंस्ट्रक्शन जैसे अभी मैं खुद भूल गया, वैसे बहुत से बच्चे होते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ना भूल जाते हैं। राइट। ओएमआर में बहुत सी सीधी मिस्टेक कर देते हैं जल्दी जल्दी में, जैसे मेरे से अभी हो गए। लोग मेन पेपर में करते हैं, मेन पेपर में मेरे से नहीं हुई थी उस टाइम में बहुत ज्यादा, यानी कि जो टीचर्स थे हमारे आकाश में, हमको रेगुलरली यानी कि 4-5 दिन पहले जितने भी पेपर हो रहे थे उसके पहले हमेशा बोला गया था इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ो, ओएमआर ध्यान से भरो, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर तुम ओएमआर अच्छे से नहीं भरोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर तुमसे ओएमआर मिस्टेक हो भी गई तो ठीक है, ओएमआर मिस्टेक के बाद भी तुम अपने माइंड को काम करके रखो कि हमारे एक सीनियर थे, उनके से भी ओएमआर मिस्टेक हो गई थी, लेकिन एट द एंड उनकी भी बहुत अच्छी लाइन। रोल नंबर फिलिंग में उससे मिस्टेक हुई थी, या राइट, बट दैट इज पार्डनेबल, वो तो करेक्ट हो जाता है बाद में। हाँ। करेक्ट। तो फिर पेपर आया आपका, सामने पेपर आया। पेपर सामने आया, ओएमआर सब मैंने भर दी। फिर एट द एंड मैं स्टार्टेड बायोलॉजी। बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस होते हैं। जो नॉर्मल मेरा सीन होता था जब मैं नॉर्मल मॉक टेस्ट देता था, उसमें मैं ये 90 क्वेश्चंस को 20 मिनट्स में कर लेता था विदाउट ओएमआर ऑब्वियसली। 20 मिनट्स में 90 क्वेश्चन कर लेता था। बट इन दिस नीट पेपर द लेवल वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट, नॉट वे मोर डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट। सो आई टुक लाइक 30-35 मिनट्स। 30-35 मिनट्स में मैंने करा 90 क्वेश्चन 35 मिनट्स, या। ओके। सो और इन दोनों में से, इन 90 क्वेश्चंस में से मेरे को 1 या 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, यानी कि डाउट वाले क्वेश्चन थे, और फिर मैं कुछ कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए उस कारण। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करा। केमिस्ट्री वॉज लाइक, इफ बायोलॉजी वॉज दिस बिट डिफिकल्ट, केमिस्ट्री वॉज दिस बिट मोर डिफिकल्ट देन द नॉर्मल नीट पेपर। सो नॉर्मली वो जो 45 क्वेश्चन होते थे मैं आधे घंटे में कर लेता था, लेकिन इस बार मेरे को एटलीस्ट 45 मिनट्स लगे थे। उसके बाद भी 4-5 क्वेश्चन वर इन डाउट, बट एट द एंड एक ही क्वेश्चन उनमें से गलत हुआ, तो आई थिंक आई हैंडल देम। बट आफ्टर दैट केम फिजिक्स। फिजिक्स एज यू नो वाज वेरी वेरी डेडली। बहुत ज़्यादा ही खतरनाक फिजिक्स आई थी, सब बच्चों को पता है, सब अभी तक उससे ट्रॉमेटाइज्ड भी है। और जबकि फिजिक्स वाज योर स्ट्रांग पॉइंट। फिजिक्स वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट स्टिल नो, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। तो बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। आई वाज एक्सपेक्टिंग द फिजिक्स वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट, बट नॉट इन दिस लेवल। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड से नॉर्मली जोक करते रहता था कि ऐसी फिजिक्स आएगी, ऐसी फिजिक्स आएगी। आई डिड नॉट मीन नेम, बट आई यूज्ड टू से देम कि ऐसी फिजिक्स आएगी। तो जब ऐसी फिजिक्स आई, सो रेदर देन बीइंग हैप्पी आई वाज लाइक शॉक। सो मैंने फिजिक्स करना शुरू करी। फिजिक्स करना जब मैंने शुरू करी तो शुरू में तो पहला पेज वॉज इजी, बट लेकिन अगले पेज में मेरे को आई थिंक 10 क्वेश्चन थे उस पेज में, उसमें से मेरे को 3-4 नहीं आ रहे थे। सो कुछ बच्चे सोचेंगे ठीक है 3-4 क्वेश्चन ही तो नहीं आए थे, बट एज समवन हु वाज गेटिंग लाइक रेगुलरली 720, दिस वाज अ ह्यूज शॉक। अगले पेज में भी 3-4 क्वेश्चन नहीं है।
सो एट द एंड यानी कि मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगा होगा फिजिक्स के उन 45 क्वेश्चन को करने में। उनमें से मेरे से आई थिंक 1/3 ऑफ द फिजिक्स क्वेश्चन, आई मीन 15 क्वेश्चन आई वाज नॉट एबल टू डू, 2 hours were gone. So normally by this time I had been like then normally I used to complete the entire paper in 2 hours, and at the last 1 hour I used to like just fill the OMR. But this time I was left with around like 20-25 questions and still the OMR 1 hour. And the big twist that came was at the mark of 1.5 hour, electricity was gone. Yeah, that was tough. Indore had a real tough time. अभी बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट भी withheld है, आई थिंक दैट एग्जाम इज गोइंग ऑन। बताइए उसके बारे में, जैसे लाइट गई तो क्या हुआ आपके साथ? मैं बताता हूँ। 4 मई का जो दिन था उसके पहले बारिश हुई नहीं थी, उसके 10-15 दिन बाद भी बारिश नहीं हुई। वो पर्टिकुलर एक दिन था, पता नहीं इंद्रदेव का जो कहर आया था। ऐसा तूफान यानी कि 2-3 सालों से कभी नहीं हुआ था। ऐसा तूफान था, पेड़ पूरे हिल गए थे, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। और मैं आपको एक और बताता हूँ, जो मैं और मेरे दोस्त थे, यानी कि वी यूज्ड टू थिंक कि काश उस दिन इलेक्ट्रिसिटी ना चली जाए, उस दिन बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश का जो माहौल होता है उसमें यानी कि एक सैडनेस वाला माहौल हो जाता है। Correct. और वो जो एंथुसियाज्म होता है वो चला जाता है। तो हम लोग यही सोचते थे, इसको हम फियर करते थे कि बारिश ना हो जाए उस दिन बारिश हुई। सो इट वाज लाइक वेरी एवरीथिंग दैट कुड गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग देयर, मतलब राइट। और उसके बावजूद हाउ डिड यू मैनेज टू कीप योर काम, बिकॉज आपके सामने एक नहीं लगातार दिक्कतें आ रही थी। तो व्हाट डिड यू डू एट दैट टाइम? क्या मन में फीलिंग आया? जो जब 2 आवर का मार्क था, मेरे 20-25 उसमें बचे हुए थे और मैं पूरी खाली थी और लाइट जा चुकी थी। उस टाइम पे मैंने अपने आप को काम करा, मैंने आंखें 1-2 मिनट के लिए बंद करी और अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, इनके बारे में सोचा और ये सोचा कि उन्होंने कैसे मेरे को बताया था कि तुम्हें बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी नीट के एग्जाम में। और जैसा उन्होंने बोला था उनसे भी ज़्यादा डिफिकल्टीज मेरे को फेस करनी पड़ी। तो मैंने आंख बंद करी, उस 2 मिनट मैंने खुद को काम करा और नेक्स्ट 58 मिनट्स में मैंने उन 25 क्वेश्चन में से आई थिंक 23-24 क्वेश्चंस करे। 1-2 क्वेश्चन मैंने गेस भी करे, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा भी, और ओएमआर मैंने पूरी भरी। और इसके बाद Super. And you scored 165 out of 180 in physics, right? 166 and 166. just one question. Super, super. That's a great feat. मतलब it's not a small thing, और ये मुझे लगता है this is going to be a big lesson for you. आगे जीवन में भी ये घटना आपके लिए बहुत important रहेगी Yeah. कि when you wanted to give your 100%, you delivered. So you pulled yourself up. I would still not say it was 100%. So अब जैसे हम लोग काफी देर से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, व्हाट डू यू फील कि एक अच्छे स्टूडेंट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बिकॉज आई थिंक मुझे जहां तक दिख रहा है, मैंने भी तुम्हें जो देखा है, आई हैव रेटेड यू अमंग वन ऑफ माय टॉप स्टूडेंट्स, आई शुड से। तो ये जो जर्नी है, इसमें व्हाट डू यू थिंक आर द ट्रेट्स? एक आज जो बच्चा आज तैयारी कर रहा है, आज हो सकता है वो 1 साल ड्रॉप लेकर वापस पढ़ना चाह रहा है, या वो अभी 10th से 11th में जाके 2 साल की तैयारी कर रहा है, तो उसको इस प्रोसेस में क्या करना चाहिए? व्हाट आर द फ्यू पॉइंट्स, आप वो बताइए। आई थिंक दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर दिस। या आई विल टेल ऑब्वियसली। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका क्लास में ध्यान ही नहीं होता। आई मीन मेरी क्लास में भी जो टॉपर्स का सीओई बैच था उसमें भी ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे थे जिनका क्लास में ध्यान नहीं होता था। वो इधर उधर कहीं भी देखते रहते थे, क्लास के टाइम में पूरे फुल ऑन उनकी मस्ती चलती रहती थी। सो आई मीन क्लास के बीच में उन्हें क्लास में पूरा ध्यान देना चाहिए कि अगर क्लास में ध्यान दे के अच्छे से समझा जाए तो जो चीज़ हम घर जाके 2 दिन में समझेंगे वो हमें क्लास में 2 घंटे में बहुत अच्छे समझ में आएगी। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और सेकंड, जो टीचर्स की बात मानने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत सही होते हैं। टीचर्स की बात मानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स जो हैं उनको 10-15-20 सालों का एक्सपीरियंस है। सो दे नो एवरी टिट एंड टैट ऑफ दिस थिंग, दिस नीट एग्जाम। सो उनकी बात मानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जो क्लास में तो तुमने ध्यान दे दिया, अब तुम्हारे घर जाके क्या करना है? घर जाके तुम्हें या तो जो क्लास में करा है उसको रिवाइज करना है, या फिर जो तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो तुमने स्टडी प्लान बनाया है कि इस टेस्ट के लिए मेरे को इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक को तुम पढ़ो, नोट्स रिवाइज करो। नोट्स रिवाइज करने के बाद बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार नोट्स पढ़ लिया तो ठीक है, अब तो वो 30 मार्क खान बन जाते हैं। मतलब टेस्ट यानी कि नोट्स पढ़ लिया, अब तो मेरे को सब आता है, सीधे टेस्ट में जाते हैं। फिर टेस्ट में जाके उनके 5 नेगेटिव हो जाते हैं, 10 नेगेटिव हो जाते हैं, नंबर बहुत कम हो जाते हैं और फिर वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नोट्स रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर खत्म करो उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू होती है।
पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ो और उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हैं, जो भी मॉड्यूल जैसे कैटलिस्ट, लीप, एमकैप, किसी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रेगुलरली करो। और नीट में पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल जो एनसीईआरटी के भी छोटा सा एक अपने को कहते हैं ना, एक स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ा, थोड़ा थोड़ा सा उसके भी बारे में बच्चों को बताइए। नीट एनसीईआरटी को कैसे पढ़े? ओके, सो लास्ट ईयर तक तो बस एनसीईआरटी जो थी वो गीता थी, यानी कि एनसीईआरटी की जो लाइन थी वो ही सही था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस साल थोड़ा बहुत चेंजेस आए, लेकिन स्टिल एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% पेपर अभी भी एनसीईआरटी का आएगा, और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। और इफ़ यू वांट टू कम इन दैट टॉप 1% ऑफ स्टूडेंट, तुम्हें एनसीईआरटी के बाद थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी आई वुड स्टिल प्रेफर यूजिंग एनसीईआरटी इन समथिंग दैट योर टीचर्स वुड बी सजेस्टिंग। और लाइन टू लाइन, आई थिंक रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डाइसेक्ट ईच लाइन एंड थोड़ा सा डीपर जाना पड़ेगा एनसीईआरटी। लास्ट ईयर तक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और लास्ट ईयर मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई मीन मेरा वीकेस्ट टॉपिक बायोलॉजी था, ड्यू टू दिस फैक्ट ओनली कि तुम्हें लाइन टू लाइन जाना पड़ता था, वो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। आई मीन दिस ईयर ड्यू टू नॉट गोइंग लाइन टू लाइन मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ, जो बहुत से मेरे दोस्तों का गलत हुआ है। सो क्या अबाउट इट? सो दैट्स अ न्यू थिंग, बट एनसीईआरटी का डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है। एंड आई थिंक तो आपने बताया, एक तो क्लास में बहुत ध्यान देना चाहिए, आई थिंक जस्ट टू समराइज इट। और सेकंड थिंग आपने कहा कि क्लास का ध्यान देने के बाद सेकंड थिंग आपको घर जाकर उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना चाहिए और नेक्स्ट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करनी चाहिए। और एक अच्छी बात आपने बोली कि एक आज्ञाकारी स्टूडेंट, तो आई कैन सी, मैं लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे थे जिनको मैं हमेशा कहता था यू आर वेरी वेरी ओबीडियंट, आज्ञाकारी। तो आज्ञाकारी आपके अंदर भी वो देखा मैंने ट्रेट। और चौथी आपने बोला कि पढ़ाई के दौरान ये जो बुक्स है थोड़ा सा एनसीईआरटी का लेवल अपने मेंटल टेम्परामेंट के लिए बच्चों का, बिकॉज आई हैव सीन यू कि यू आर वेरी अनडिटर्ड बाय दी सराउंडिंग्स। वो तुम्हारे अंदर एक अच्छी बात थी कि यू डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सराउंडिंग्स। तो वो टेम्परामेंट मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम अपने फोकस को कैसे बढ़ाएं और कैसे टेम्परामेंट को मेंटेन करके चलें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबकी जो पर्सनैलिटी होती है अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा न्यूरोटिक होते हैं, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी काम सी थी। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, जो लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं जल्दी, आई थिंक उनको मैं योगा और मेडिटेशन डेफिनेटली प्रेफर करूंगा। मैं भी स्टार्टिंग में योगा करता था, बट एट द एंड टाइम थोड़ा कम होने के कारण मैं योगा मैंने बंद कर दिया था। तो ओवरऑल दीज आर द पॉइंट्स दैट यू वुड वांट टू से कि भाई दिस तरह, दिस इज द वे इन व्हिच यू हैव टू मूव Yeah. फॉरवर्ड। सो आई थिंक we had a very good session. आपने कहते ना, the way in which we have explained things, it was very perfect, and I think जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स है, they will definitely be benefited out of this. So let me thank you once again and for coming here and spending this time with us. और मैं यही चाहता हूँ कि आगे आप, what is the next plan now? So next plan is everybody know I would be getting MBBS degree from AIIMS Delhi. Okay. एंड उसके बाद का आगे का भी सोचा कुछ, एनी ब्रांच स्पेसिफिक किस में जाना है? नो, मैंने सोचा है कि जैसे मेरी 5 साल की जर्नी अनवाइंड होगी, उसी में मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा कि मैं कौन सी ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा और फिर सुपर स्पेशलिटी। वेरी गुड। आपको कोई और फील्ड में तो नहीं जाना, यू वांट टू परस्यू एज अ डॉक्टर इटसेल्फ, राइट? यू डोंट वांट टू गेट इनटू आईएएस और समथिंग लाइक दैट? नो, आई वुड गेट इनटू लाइक क्लिनिकल डॉक्टर। Very good, very good. So thank you, Utkarsh, once Thank again you, sir. for being with us and motivating us with your words. Let me conclude this with a few lines from William Ernest Henley's poem, The Invictus. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Thanks for watching and stay well. Thank you.